बदलाव में ही जंगल के अंदर एक ठहरने की व्यवस्था वो खोजने लगे। उस व्यवस्था को खोजते खोजते उस जंगल के अंदर वो व्यवस्था खोजने लगे कि कोई कुटिया मिल जाए, कोई जगह मिल जाए रात ठहरने के लिए। तो उस जंगल के अंदर, जो पहाड़ के ऊपर एक जंगल था, उस जंगल के अंदर उन्हें बहुत गहराई में जाके एक टूटा फूटा सा घर मिला। बड़ा गरीब सा आदमी और उसका परिवार। खैर, जब वहां व्यवस्थाएं नहीं मिली तो वो उसी के पास गए और उनसे आग्रह किया कि आज रात को हम आपके साथ ठहरना चाहते हैं। तो बड़ा ही सज्जन व्यक्ति था, पता था कि इस जंगल में मेरे अलावा कोई नहीं रहता, तो ये कहाँ जाएंगे। तो ऐसा भी उनसे हुआ, उनका सम्मान किया, उन्हें अपने यहाँ ठहरने की हामी भरी और जैसा भी भोजन वो करते थे वैसा भोजन भी उन्हें कराया। खूब आदर सत्कार किया संत का और उसके शिष्य का। हमारे भारत के अंदर संतों को बड़ी इज्जत दी जाती है, बड़ा सम्मान दिया जाता है। ये अच्छी बात है, क्योंकि संतों ने, विद्वानों ने, ऋषि मुनियों ने बहुत बड़ी बड़ी चीजें हमारे देश में दे के गए हैं। आजकल के संत की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, आजकल भी हैं, बहुत अच्छे अच्छे संत भी हैं, बहुत बढ़िया जो खोज कर रहे हैं, जो अच्छे काम कर रहे हैं। लेकिन ज़्यादातर जो संख्या है संतों की, वो आप सबको पता है, मुझे ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है। संत ये धरती ऋषि और कृषि की मानी जाती है। वो इसलिए कहा जाता था कि किसान तो इस प्रकृति के अंदर वो सब बदलाव करता था, नई नई फसलें बोता था, नई नई चीज़ें, नए नए आविष्कार करता था। वो भी एक वैज्ञानिक था। और ऋषि जो होते थे वो जीवन जीने की कला, जीवन जीने की शैली कैसे आसान बने, तो वो खोज करते थे। वो पुरानी बातों को कर करके वो तोते नहीं थे, क्योंकि पुराना जो रिसर्च हो गया उसको तो आप कितना ही गा लो, उसमें तो कुछ प्लस होने वाला नहीं है। नया क्या कर रहे हो आप? नए वो ऋषि जितने भी थे, चाहे वात्स्यायन ऋषि की बात करें, विश्वामित्र की बात करें, वेद व्यास जी की बात करें, हजारों लाखों ऋषि रहे हैं जिन्होंने खोज करी नई नई चीजों की। पश्चिम में बहुत से, उनको ऋषि नहीं, उनको दूसरे नाम से पुकारा जाता है, लेकिन वैज्ञानिक थे हमारे यहाँ ऋषि और किसान। और जब तक इन दोनों ने खोज जारी रखी तब तक हमारे देश में कोई किसी तरीके की दिक्कत नहीं हुई और हमारा देश सोने की चिड़िया रहा। जब से इन दोनों ने ही तोता बन गए हैं, किसान भी तोता बन गए। किसान भी अपना बीज पैदा नहीं कर सकते, खोज तो छोड़ दीजिए। बाजार से जाएंगे, कौन खोज कर रहा है, कहाँ से क्या होगा क्या नहीं होगा, मतलब नहीं। बाजार जाएंगे, कट्टा ले आएंगे बीज का, बो देंगे खेत में, हो जाए तो भला, ना हो जाए तो भला। लेकिन पहले का जो किसान था वो बड़ा वैज्ञानिक था। वो अपने अपने तरीके से रिसर्च करता था, प्रैक्टिकली। इसीलिए ब्रह्म मुहूर्त में के पास एक भैंस थी। रात को उन्होंने उससे चर्चा करी थी, कैसे ये फटेहाल जिंदगी जी रहे हो, कैसे परिवार को चलाते हो, वगैरह वगैरह। रात को जैसे चर्चा हुई थी तो उस व्यक्ति ने बताया, जी हमारी ये भैंस है और इसी के दूध से हम अपना गुजारा करते हैं, इसी से इन बच्चों को पालता हूँ, इसी को जो फालतू होता है उसे बेच देता हूँ, घर का सामान ले आता हूँ, बस इसी से गुजारा कर रहे हैं। हमारा तो सहारा ये भैंस है।
महात्मा जी ने देखा कि इसकी बहुत बुरी हालत है, ना अच्छे कपड़े हैं बच्चों पे, ना कोई व्यवस्थाएं हैं। तो महात्मा जी ने सुबह 4 बजे उसकी भैंस को खोल लिया। अब वो शिष्य कहने लगा, ये कैसा आदमी है, जिस आदमी ने हमारा रात को सम्मान किया, खाना खिलाया पिलाया, और इस आदमी के पास तो बेचारे के पास यही सहारा है, और महात्मा जी कह रहे हैं ये भैंस खोल के और ये ले चल। खैर गुरु जी के सामने क्या कह सकता था, लेके चल दिया। गुरु जी ने उस भैंस को, जब आप फैक्ट्री जाते हो, काम पे जाते हो, रास्ते में घटनाएं आपको रास्ते में होती हैं, लेकिन आप सबको याद नहीं रखते, लेकिन कोई ऐसी स्पेसिफिक घटना आपको अलग सी दिख जाती है तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है और उसको आप नहीं भुला पाते। वैसा ही शिष्य के साथ हुआ, वो उस बात को नहीं भुला पाया। गुरुजी मर गए, उनका क्रियाक्रम हो गया, उसके बाद उसके दिमाग में अब गद्दी पर वो विराजमान हो गए। वो अपने शिष्य को लेके फिर वापस गए। उनका देखता हूँ उस परिवार का क्या हाल है, बेचारे मर गए होंगे, भाग गए होंगे, वगैरह वगैरह हजारों सोच थी, क्योंकि एक ही सहारा था, वो भी हमारे गुरुजी ने मार दिया। वो वापस पहुंचा उसी जगह पे, तो वहां देखा बहुत बड़ा सा बंगला बना हुआ था। उसने कहा भाई वो तो भाग गए, कोई सेठ आ गया यहाँ पे, और खूब सारी लकड़ियां वहां रखी थी और ट्रक लद रहे थे। तो उसने जाके पूछा कि मैं इन सेठ जी से मिलना चाहता हूँ, इस व्यक्ति से मिलना चाहता हूँ जो इसका मालिक है। उनका सेठ जी तो वहां मिलेंगे अपने कार्यालय पे। वो कार्यालय पे पहुंचे, उसने देखा तो वही व्यक्ति था। वो एकदम स्तब्ध रह गया, ये व्यक्ति इतनी बड़ी शानो शौकत कैसे हो गया। उस व्यक्ति के पास जाकर के पूछा कि जी मैं, आपको याद नहीं होगा, मैं अपने गुरुजी के साथ एक रात आए थे, आपके यहाँ ठहरे थे। हाँ, उसने कहा हाँ हाँ, मैं कैसे भूल सकता हूँ आप लोगों को, आइए 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 बैठिए। तो वह जो शिष्य था, तो हमने सोचा कि चलो कुछ लकड़ियाँ काट कर, तो हमने गट्ठर लकड़ी इकट्ठी करी काट करके और उनको शहर में लेके गए। जब शहर में लेके गए तो वो बहुत महंगी बिकी, क्योंकि वो लकड़ियाँ चंदन की हैं। अब तो हमें पता चल गया ये तो बहुत ही कीमती लकड़ी है और हमारे पास तो इसका पूरा जंगल खड़ा है। तो हमने उन लकड़ियों को काट करके बेचना शुरू कर दिया, और बेचते बेचते आज ये पोजीशन है हमारी कि मेरे बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं, ये आलीशान मकान, ये इतना बड़ा फैक्ट्री लगा दी हमने। अब यहाँ पर चंदन की लकड़ियों को नहीं बेचते, हम उनके छोटे छोटे आइटम बना बना करके बेचते हैं। तो आज मैं सबसे बड़ा व्यापारी हूँ लकड़ियों का, और मैं आपके गुरु जी का धन्यवाद करूँगा। आप लोगों के ऐसे पैर पड़े हमारे घर में, उस दिन के बाद हमारा कायाकल्प हो गया। तब उस शिष्य की समझ में आया कि गुरु जी ने ये सोचा होगा कि अगर ये इस भैंस में ही लगे रहे, और ये भैंस तो एक दिन मर जाएगी, फिर इनका क्या हाल होगा। क्यों ना अभी इनको बदलाव का मौका दिया जाए। एग्जैक्टली हमारी जिंदगी में भी हमें कई बार लगता है कि हमारा ये सहारा छूट गया, हमारी नौकरी छूट गई, हमारा ये बिजनेस बंद हो गया, हमारा फलाना काम खराब हो गया। लेकिन आप सब्र रखिए, अगर आपका कहीं कोई नुकसान हुआ है तो एक बहुत बड़े फायदे की तरफ आप जाएंगे, कुछ नया होने वाला है। आपने देखा है कि जब आप कपड़ा खरीदने जाते हैं बाजार के अंदर, तो आप नया कपड़ा लेके आते हैं, लेकिन जो पुराना कपड़ा है वो आपको उतारना पड़ता है, तब आप नया कपड़ा पहनेंगे। अगर आप ये समझें कि मैं पुराने कपड़े को भी पहनूं और उसके साथ साथ नया भी पहनूं, तो ऐसा कभी हुआ है? मैंने तो किया नहीं। पुराने कपड़े का मोह त्यागना पड़ता है। नया घर बनाना है तो पुराने को तोड़ना पड़ता है।
नया बच्चा आता है हमारे घर में तो बूढ़े आदमी को मरना पड़ता है, उसको जलाना पड़ता है हमारे सनातन धर्म के अंदर। तो पुरानी चीजों को हमें छोड़ना पड़ता है। अगर हम उनसे मोह करने लग जाएंगे तो हम जी नहीं पाएंगे। इसलिए मैं उन युवाओं को, उन बुद्धिजीवी लोगों को इस कहानी के माध्यम से एक संदेश देना चाहता हूं। केवल ढर्रे पे मत चलिए। आप ज्ञानी किसे मानते हैं? आप ज्ञानी उसको मानते हैं जो पुरानी बातों को ज्यादा से ज्यादा बताए आपको। नई खोज करने वाले का तो हमेशा से इस दुनिया में विरोध होता रहा है। अब पुरानी जो सड़क है उस सड़क के ऊपर रिपेयरिंग होती है या इस सड़क को अच्छे से नहीं बनाओ, तो इसके लिए भी आप बात करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो नई सड़कों के लिए डिमांड करते हैं, यहां भी नई सड़क बननी चाहिए। और जब नई सड़क बनती है तो उसमें काफी विरोध होता है। बहुत लोग अड़चन डाल देते हैं। बहुत लोग कहते हैं जी हमारे यहाँ से ऐसे बनेगी, हमारे यहाँ से वैसे बनेगी। नई सड़क बनने में बड़ा ही अवरोध होता है। लेकिन पुरानी सड़क पे कोई अवरोध नहीं, कितना ही बनाओ, कितनी बार बनाओ। एग्जैक्टली हमारी जिंदगी ऐसे ही है। पुराने जो बातों को करते हैं, जो सतयुग की बात करता है, जो द्वापर की बात करता है, जो त्रेता की बात करता है, उसको आप ज्ञानी मान लेते हैं, उसकी कथाएं सुनाता है। लेकिन अभी आज आपके जीवन के बारे में, आपकी सच्चाई के बारे में कोई बदलाव की बात करता है, कोई सच्चाई की बात करता है, कोई आपकी तरक्की की बात करता है, तो आप उसको मूर्ख समझते हैं, पागल समझते हैं। मैंने कल एक चर्चा की थी काफी लोगों के बीच में बैठ करके, उस पर हमने बहुत अच्छी हेल्दी चर्चा हमारी हुई थी। और जो ये हमारे देश के अंदर रोज अखबारों में ये रिश्तों को लेके आ रही है, तो उसी विषय पर मैंने बात कही थी कि भारत के अंदर वेश्यालाएं खुलें और सेक्स शिक्षा लागू हो। क्योंकि हमारे बहुत बड़े एक वैज्ञानिक रहे ऋषि वात्स्यायन जी, जिन्होंने कामसूत्र की रचना की, और पूरे विश्व के अंदर दो ही चीज थी हमारे पास। ऋषि पतंजलि ने भी सेक्स के बारे में योग के द्वारा बहुत अच्छी अच्छी बातें कही। दो ही चीजें हमारी बहुत स्ट्रांग थी, एक कामशास्त्र और एक अर्थशास्त्र। दोनों को दुनिया हमारे कामशास्त्र से और हमारे अर्थशास्त्र से, अर्थशास्त्र का मतलब है बिजनेस मैनेजमेंट। भारत के अंदर सबसे बड़ा बिजनेस मैनेजमेंट के गुरु रहे हैं, सबसे बड़ा बिजनेस मैनेजमेंट था। हमारे यहाँ ऐसी प्रथा थी, हम छोटे छोटे थे, नाच दे के आते थे, सामान लेके आते थे। ये भारत ने शुरू किया था व्यापार। भारत ऐसी भूमि है जिसमें हर जलवायु है, हर तरीके का क्षेत्र है। यहाँ पठार भी है, यहाँ पहाड़ भी है, यहाँ समतल भी है, यहाँ नदियां हैं, मैदानी इलाके हैं। यहाँ की प्राकृतिक जो संरचना है, जो वातावरण है, वो विश्व में किसी देश में नहीं है। यहाँ पूरे देश के अंदर हर समय हर मौसम मिलता है। आज अगर यहाँ उत्तर भारत के हरियाणा में गर्मी है, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, गुजरात में, इन क्षेत्रों में अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो आपको पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फ भी मिल जाएगी। उधर पांडुचेरी साइड में आपको बारिश होती मिल जाएगी। तो यहाँ 12 महीने, हर दिन, हर मौसम, ये पहला देश है। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा फसलें होती हैं। बारिश की फसलें भी, जहाँ हर समय बारिश होती है वहाँ